ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक देश के दुश्मन। इस नाटक के लेखक हैं विनोद रस्तोगी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक देश के दुश्मन। सावधान सावधान, महामहिम चक्रवर्ती महाराजाधिराज माननीय इतिहास पुरुष सभा में पधार रहे हैं। सावधान सावधान। शांत सभासदों, शांत। महामात्या युगदेवी, उपस्थित लोगों को आज की विशेष सभा का प्रयोजन भली भांति समझाने की कृपा करें। जो आज्ञा देव। उपस्थित सभासदों और संभ्रांत नागरिकों, आज की ये सभा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज अत्यंत आवश्यक निर्णय लेने के लिए एकत्र हुए हैं। और वो निर्णय हम सबको निष्पक्ष रहकर करना है। आप लोग भवन के मध्य में रखा रत्न सज्जित स्वर्ण किरीट देख रहे हैं। ये मुकुट उस व्यक्ति के मस्तक पर सुशोभित होगा जो अपने को सबसे बड़ा देशद्रोही सिद्ध करेगा। ये मुकुट उस व्यक्ति के मस्तक पर सुशोभित होगा जो अपने को सबसे बड़ा देशद्रोही सिद्ध करेगा और महाराज इतिहास पुरुष उसे देशद्रोही रत्न की उपाधि से विभूषित करेंगे। जिन्हें अपने देशद्रोही होने पर गर्व हो वो आगे आए, निसंकोच निडर होकर आगे आए। देव, यदि आज्ञा हो तो इस किरीट को मैं धारण कर लूं। तो तुम अपने को देश का दुश्मन, देश का शत्रु समझते हो। अपना परिचय दो। मैं तक्षशिला नरेश आंभीक। अपने देशद्रोही होने का प्रमाण प्रस्तुत करो। जो आज्ञा देवी। तुर्की, सीरिया, मिस्र और फारस को जीतकर सिकंदर महान दिग्विजय के उद्देश्य से भारत की ओर 327 ईसा पूर्व की बात है। उसकी विशाल सेना सिंधु नदी के तट पर पहुंच गई। भैया, यूनानी सेना सिंधु नदी के उस पार पहुंच गई है। जानता हूं। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। अब उस दंभी पुरुष का दर्प खंडित करूंगा। भैया, ये पारस्परिक द्वेष और कलह का समय नहीं है। आपने पंचनद नरेश के दूत को निराश लौटाकर अच्छा नहीं किया। मुझे उपदेश देने की चेष्टा न करो। अब शीघ्र ही मेरा स्वप्न पूर्ण होगा। मैं आंभीक पंचनद प्रदेश और तक्षशिला का एक छत्र शासक बनूंगा। परमवीर महाराज पुरु से
3 बार पराजित होकर भी विजय का स्वप्न देख रहे हैं आप। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि तुम राजकार्य में बाधा डालो अथवा मेरे ही सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा करो। और मैं भी सहन नहीं कर सकती कि विदेशियों की सेना का युद्ध घोष सुनकर भी मेरा भाई कायरों की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे। सावधान, राज मर्यादा का ध्यान रखो। आप भी क्षत्रिय धर्म का ध्यान रखें भैया। तेरा भाई इतना मूर्ख नहीं है कि सिकंदर की सिंधु सी उमड़ती सेना से टकराने की मूर्खता करे। मैं उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाऊंगा। दास्ता की हथकड़ी पहनने के लिए? सिकंदर वीर है, वो वीरों का सम्मान करना जानता है। मैंने उसके पास अपना दूत भेज दिया है। दूत भेज दिया है? हाँ, मैंने तक्षशिला का द्वार सिकंदर के लिए खोल दिया है। भैया, आपने तक्षशिला का द्वार नहीं, समस्त भारत का सिंह द्वार एक विदेशी आक्रमणकारी के लिए खोल दिया है। जाती हूं, अब इस तक्षशिला में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। कहां जाओगी? मैं भी तो सुनूं। देशद्रोही के इस गढ़ से दूर, वहां जहां लोग मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का होम करना जानते हैं। मेरी बहन ने ठीक कहा था देव, तक्षशिला देशद्रोह का गढ़ बन गया। मैंने देश की स्वतंत्रता का सौदा किया, सिकंदर का स्वागत सत्कार किया, झेलम पार करने और पंचनद नरेश पुरु को पराजित करने में उसकी सहायता की। आम्भीक का कथन अक्षरशः सत्य है देव। इन्होंने शत्रु के लिए देश का सिंह द्वार खोलकर निश्चय ही देशद्रोह के इतिहास को उज्जवल किया है। धन्यवाद महामात्या। देव, अब क्या मैं स्वर्ण की रीढ़ से अपने मस्तक को विभूषित कर सकता हूं? अवश्य अम्भीक, तुम वास्तव में महान देशद्रोही हो। किंतु देशद्रोही रत्नोपाधि के अधिकारी नहीं। तुम कौन हो? कन्नौज नरेश जयचंद राठौर। क्या तुम भी अपने को देशद्रोही समझते हो? हाँ महाराज इतिहास पुरुष, और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि आम्भीक का देशद्रोह मेरी तुलना में क्षुद्र है, उसके शतांश से भी कम। सावधान, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुमने मेरा अपमान किया है, मुझ पर असत्य भाषण का आरोप लगाया है। असत्य भाषण का नहीं, मिथ्याभिमान का आरोप है आम्भीक। महाराज, इस धृष्ट को सभा त्यागने का आदेश दें। शांत आम्भीक, शांत। हाँ जयचंद, तुम्हें क्या कहना है, कहो। महाराज, आम्भीक ने एक विदेशी आक्रांता के लिए द्वार खोलकर देश के साथ विश्वासघात किया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु भारत की स्वतंत्रता पर इस देशद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा? सिकंदर की सेना आगे बढ़ती गई। हाँ महाराज, किंतु उसे शीघ्र ही लौटना पड़ा। आम्भीक का द्रोह देश के लिए अहितकर नहीं, हितकर हुआ महाराज। यह तुम्हारा प्रलाप है जयचंद। प्रलाप? तुम्हारे पतन ने उत्थान का मार्ग खोल दिया, आम्भीक उत्थान का। छोटे छोटे राज्यों ने संगठन का मूल्य समझा और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी चाणक्य की सहायता से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तुम्हारा ये कथन तो सत्य है जयचंद, मैं इसकी साक्षी हूँ। इतना ही नहीं देवी, व्यापार के 4 नए मार्गों के द्वार खुले, देश की सभ्यता और संस्कृति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आम्भीक ने देश का अपकार नहीं, देश पर उपकार किया है। सच्चा राष्ट्रद्रोही और देश का शत्रु तो
मैं हूँ। प्रमाण दो। देता हूँ। जिस समय कन्नौज में मेरा राज था, उस समय उत्तरी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। परस्पर सहयोग की भावना का सर्वथा अभाव था। इस फूट का लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने सहायता के लिए झोली फैलाई। मेरे पास भी उसका राजकवि चंद बरदाई दूत बनकर आया। महाराज, देश पर विपत्ति के बादल छा रहे हैं। देश पर विपत्ति के बादल छा रहे हैं। देश पर या दिल्ली पर? तुम्हारी कल्पना की सराहना करता हूँ राजकवि। विदेशियों की जो आंधी आ रही है महाराज, वो अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, गुजरात, बिहार और बंगाल का भेद नहीं जानती। वो एक कोने से उठकर पूरे देश पर छा जाएगी। मुझे इसकी चिंता नहीं। किंतु हमारे महाराज चिंतित हैं, इसलिए आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। सहायता के लिए? हाँ, सहायता के लिए। हमारे महाराज का विचार है कि यदि हमने संगठित होकर शत्रु की सेना से मोर्चा न लिया तो पराजय निश्चित है। पराजय? किसकी पराजय? दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान की? है? तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द सुनकर मुझे लज्जा आ रही है। व्यंग बाणों का समय नहीं है महाराज। इस विपत्ति काल में विपत्ति दिल्ली के लिए है, कन्नौज के लिए नहीं। राठौरों की तलवारों का पानी अभी मरा नहीं है। जाओ, कह देना अपने कायर महाराज से कि यदि अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते तो संन्यास ले लें। राठौर अपने अपमान को जीवन पर्यंत नहीं भूलते। हमें दिल्ली पतन से प्रसन्नता ही होगी। व्यक्तिगत मान अपमान देश की स्वतंत्रता और सम्मान से बड़ा नहीं होता है। महाराज, अपने निर्णय पर फिर विचार कीजिए। लगभग 100 राजकुमार संयुक्त रक्षा संघ में सम्मिलित हो गए हैं। आप भी मूर्ख हैं वे जो तुम्हारे महाराज के कपट जाल में फंस गए। शत्रु सेना का भय दिखाकर तुम्हारे महाराज उन्हें अपने ध्वज के नीचे लाना चाहते हैं। वे एक छत्र राज्य का स्वप्न देखते हैं, किंतु मेरे रहते उनका स्वप्न कदापि पूरा नहीं होगा। महाराज, अब तुम जा सकते हो। महाराज इतिहास पुरुष, मैंने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की। किंतु फिर भी उसने तराई के मैदान में मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। सच कहूं तो मुझे पृथ्वीराज की विजय से महान दुख हुआ। मैंने तो मोहम्मद गौरी को पुनः आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा। इसका प्रमाण दो। चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख किया है आम्भिक। किंतु हमें इसका कोई ज्ञान नहीं। देवी, मेरे इस षड्यंत्र में गुजरात के सोलंकी भी शामिल थे। विश्वास न हो तो उनसे पूछ लिया जाए। हम तुम पर विश्वास करते हैं, आगे कहो। महाराज, दुश्मन को देश की दुर्बलताओं से परिचित कराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना सबसे सरल है। मैंने मोहम्मद गौरी को भारतीय सेना की युद्ध नीति की दुर्बलताओं से भी परिचित करा दिया। अपनी पराजय के 1 वर्ष बाद ही उसने सन 1192 में तराइन के उसी मैदान में पृथ्वीराज के दर्प को खंडित कर दिया। पृथ्वीराज की पराजय राष्ट्र की पराजय थी महाराज, राष्ट्र की। उसी दिन भारतवर्ष में विदेशी राज सत्ता की नींव पड़ी महाराज, उसी दिन। गौरी ने तुम्हारे सहयोग के लिए तुम्हें क्या पुरस्कार दिया? देशद्रोह का पुरस्कार क्या हो सकता है महाराज? 2 वर्ष बाद ही उसने मेरे राज्य पर भी आक्रमण कर दिया और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मैं वीर गति को प्राप्त हुआ। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि यदि तुम पृथ्वीराज की सहायता करते और शत्रु को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग ना देते
तो देश में विदेशियों का राज्य ना होता। हाँ महामात्या, हाँ, तभी तो मैं कहता हूं कि देश की स्वतंत्रता का सौदा करने वाला सच्चा और श्रेष्ठ राष्ट्रद्रोही मैं हूं। आम्भीक मेरी समानता 100 जन्मों में भी नहीं कर सकता देवी। हम तुमसे सहमत हैं जयचंद। महाराज, मेरा विनम्र निवेदन है कि देशद्रोही रत्न की उपाधि से मुझे ही विभूषित किया जाए और ये स्वर्ण मुकुट भी मुझे ही प्रदान किया जाए। इतिहास पुरुष की राजसभा में अकारण हंसने का दुस्साहस किसने किया? नाचीज को मीर जाफर कहते हैं आलीजा, लेकिन मैं बिना वजह नहीं हंसा। हंसने का कारण? जयचंद का झूठा दावा। मुझे झूठा कहने वाले ढोंगी, कौन है तू? तमीज से बात करना सीखो जयचंद, मैं अपना नाम बता चुका हूं। क्या जयचंद देशद्रोहियों का शिरोमणि नहीं है? हरगिज नहीं। जयचंद और पृथ्वीराज में अनबन थी, इसीलिए। ये झूठ है। मेरे सवालों का जवाब दो, अभी राज खुल जाएगा। बताओ, तुमने अपनी बेटी संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर रचाया था या नहीं? हाँ, किंतु पृथ्वीराज के पास दावतनामा भेजा था? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उससे जलते थे और उसकी बेइज्जती करने की गरज से तुमने उसका बुत बनवाकर फाटक के पास रखवा दिया था। लेकिन संयोगिता ने उसी बुत के गले में माला डाल दी थी। पृथ्वीराज वहीं छिपा था। वो तुम्हारी बेटी को घोड़े पर बिठाकर ले भागा था और तुम्हारी फौज उसे रोक ना पाई थी। मैं मानता हूं ये सच है, किंतु जले पर नमक छिड़क दिया था उसने, इसीलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम चाहते थे कि वो हार जाए और जब मोहम्मद गौरी लूटपाट करके वापस चला जाए तब तुम दिल्ली पर कब्जा कर लो और उत्तरी हिंदुस्तान के शहंशाह बन जाओ। क्या ये सच है? आलीजा, ये समझते थे कि गौरी दूसरे सभी हमलावरों की तरह सिर्फ लूटपाट करने की गरज से आया है। अगर इन्हें मालूम होता कि उसका इरादा हिंदुस्तान में सल्तनत कायम करने का है तो ये पृथ्वीराज की मदद जरूर करते और तब आज मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार होने का दावा न करते। तुम्हारी बातों में सच्चाई मालूम होती है मीर जाफर। तब तो देश का शत्रु जयचंद नहीं, आम्भीक है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं हूं आलीजा। तुम? जी हाँ, मैं मीर जाफर। ये भी जयचंद की तरह ढोंगी है महाराज। मुझसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं है। मुझे अपना दावा साबित करने का मौका दीजिए आलीजा। ये महान धूर्त है महाराज। चुप रहो जयचंद। हाँ मीर जाफर, अपनी बात कहो, हम सुनना चाहते हैं। आलीजा, सन 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मौत के बाद उनका पोता सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसमें हुकूमत करने की जरा भी तमीज नहीं थी। अली वर्दी खां से तुम्हारा भी कुछ संबंध था? जी हाँ, मैं उनका बहनोई था और मुझे सल्तनत के कामों का काफी तजुर्बा भी था। तुम चाहते थे कि गद्दी तुम्हें मिले? बेशक, मेरा हक था और मुल्क के हालात देखते हुए इसकी जरूरत भी थी। तब तो तुमने उस युवा शासक के साथ अवश्य विश्वासघात किया होगा। तुम चुप रहो आम्भीक। हाँ मीर जाफर, फिर क्या हुआ? आलीजा, सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर हमला करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अंग्रेजों में बदले की भाग भड़क उठी आलीजा। मद्रास से क्लाइव और वाटसन भारी फौज के साथ बंगाल की तरफ बढ़े और कलकत्ते और गंगा किनारे की तमाम कोठियों पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से सुलह कर ली और क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया।
ये तो बताओ कि इस संधि का कारण क्या था? उसे हमारी मुखालफत का पता चल गया था। हम चाहते थे कि वो जंग करे और बुरी तरह हारे। मैंने क्लाइव के साथ अंदरूनी समझौते की बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया था, लेकिन सिराजुद्दौला को इसका सुराग मिल गया। हाँ, मुझे इस सुलह से बड़ा रंज हुआ। होना ही चाहिए, तुम्हारी आशाएं धूल में जो मिल गई। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा अम्बिक। गद्दार की यही पहचान है। मैंने अपने खास दोस्त अमित चंद को क्लाइव के पास भेजा। क्लाइव को अमित चंद ने पटा लिया और एक दिन मैंने मुलाकात की। वेल मिस्टर, हमको अमित चंद ने सारा बात बोला है। तुम यहाँ का नवाब बनना मांगता है? जी जी जी, जी सरकार, तख्त पर मेरा हक है। सिराजुद्दौला तो अभी बच्चा है। तुम्हारा मदद करने का प्रॉमिस खाता है जी। लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? आप जो मांगे, आप जो भी मांगे, मैं आप लोगों की मदद की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। ओके ओके, हम आज ही एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट तैयार करता है। जी। हम आपको बंगाल का नवाब बनाएगा। और इन रिटर्न आप कंपनी को 1 करोड़ रुपए देगा एंड 24 परगना का जागीर भी देगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है हुजूर, मंजूर है। तो आप अपने आप को आज सही नवाब समझाए। लेट अस ड्रिंक टू योर हेल्थ नवाब मीर जफर। सुलहनामा सफेद कागज पर तैयार किया गया। क्लाइव और वॉटसन ने दस्तखत कर दिए। सारी तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन तभी अमित चंद गद्दारी पर आमादा हो गया। विश्वासघाती के साथ विश्वासघात। हाँ, उसने धमकी दी कि अगर हम उसे भारी रकम नहीं देते तो हमारा राज खोल देगा। मैं परेशान हो उठा था, लेकिन वाह रे क्लाइव, उसने रास्ता निकाल लिया। Amichan wants to blackmail me. Amichan हमें ब्लैकमेल करना मांगता है? ओह, कोई बात नहीं, हम उसका मुंह बंद करेगा। कैसे? क्या उसे मुंह मांगी रकम दी जाए? How foolish you are, Mr. Jaffer. You don't know Clive. तुम क्लाइव को नहीं जानता। ये देखो, मैंने उसे चीट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट फोर्ज किया है रेड पेपर पर। इसमें आपने ये भी लिख दिया है कि अमित चंद को नवाब के खजाने से 5% रुपया और 25% जवाहरात दिए जाएंगे। Yes, that silly Watson. उसने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, बट आई हैव मैनेज्ड इट। ये डॉक्यूमेंट अमित चंद को खामोश रखेगा। और अमित चंद सचमुच धोखे में आ गया। अपने वादे के मुताबिक क्लाइव ने मुर्शिदाबाद पर हमला किया। 23 जून 1757 को प्लासी की जंग में अंग्रेजों की फतह हुई। मैंने सिराजुद्दौला के साथ दगा की। वो कैद कर लिया गया और मेरे बेटे मीरान ने उसे कत्ल कर दिया। मैं नवाब बना। अमित चंद को जब पता चला कि जो सुलहनामा उसे दिखाया गया था वो
नकली था। तो उससे सख्त सदमा हुआ। वो पागल हो गया और जल्दी ही उसकी मौत हो गई। देशद्रोही का यही अंत होता है। मेरा भी कम बुरा हाल नहीं हुआ अलीजा। मैं तो नाम का ही नवाब था। असली नवाब तो क्लाइव ही था। 1760 ईस्वी में जब क्लाइव विलायत चला गया तो कंपनी के नए गवर्नर हेनरी वेनसिटार्ट ने मुझे गद्दी से उतार कर मेरे दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तुमने विरोध नहीं किया? मैं गद्दार हूं मैं। हाँ गद्दार सत्ता के लिए जीता है। मैं खामोश कैसे रहता? नहीं रहा। कंपनी के अफसरों को मीर कासिम के खिलाफ भड़काता रहा। मेरी चाल कारगर हुई। मीर कासिम और कंपनी में अनबन हो गई। वो मदद के लिए अवध की तरफ भागा। कंपनी ने फिर मुझे नवाब बना दिया। मीर कासिम का क्या हुआ? मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की फौजों को अंग्रेजों ने बक्सर की जंग में हरा दिया। इस फतह से अंग्रेजों के पैर हिंदुस्तान में काफी मजबूत हो गए। हाँ, क्लाइव फिर गवर्नर बनकर आया और मैंने एक ऐसे सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए आलीजा जिसने मुल्क में अंग्रेजी सल्तनत की नींव रखी। उसी संधि पत्र ने बंगाल में दोहरे शासन प्रबंध का सूत्रपात किया और इसी के कारण आगे चलकर बंगाल की नवाबी का अंत हो गया। तो आप ही बताइए आलीजा, असली गद्दार कौन है? देश का दुश्मन कौन है? गद्दार मैं हूं। देश का दुश्मन मैं हूं। ये तो दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं यही हूं, सभा भवन में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा कोई नाम नहीं है। धर्म? कोई धर्म नहीं है। मैं अनाम हूं, अरूप हूं। फिर तुम हो कौन? कौन? देश का सबसे बड़ा दुश्मन। किस काल में तुम्हारा जन्म हुआ था? मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। काल और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं है मुझ पर। हम तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानते। अपनी गौरव गाथा का विस्तार से वर्णन करो। देवी, यह कोई मायावी है। हाँ, इस पर विश्वास न कीजिए। ये जादूगर है। मायावी, जादूगर। अरे तुम लोगों का देशद्रोह भी कोई देशद्रोह था। क्षणिक आवेग और क्षणिक प्रभाव, वो भी सीमित भूखंड पर। तुम लोगों की तरह मेरा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं और ना प्रतिशोध की भावना से ही मैं गद्दारी करता हूं। फिर तुम्हारे देशद्रोह का कारण क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ ही मेरा धर्म है। स्वार्थ, कभी धन, कभी सत्ता का स्वार्थ। तुम्हारा देशद्रोह किस प्रकार का है? मेरे कामों से परिचित नहीं। मैं बहलाता हूं, फुसलाता हूं, कभी गरीबी से मुक्ति के नारे में उलझा कर रखता हूं तो कभी रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर। विदेशियों को अपनी धरती पर बसाता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर वो मेरे लिए चिल्लाएं, छाती पीट कर रोएं।
मैं देश विरोधी माहौल बनाने के लिए विदेशों से चंदा एकत्र करता हूं और यहाँ के बुद्धिजीवियों की मदद से समाज में देश विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करता हूं। जब सभी शांति से रहें तो मैं उन्हें उनके भगवान के नाम पर लड़ा देता हूं। मैं कभी धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगे करवाता हूं तो कभी भाषा और संस्कृति के नाम पर। जब भाई भाई का दुश्मन खून की नदियां बहाता है तो मैं हंसता हूं, जी खोल कर हंसता हूं। इस तरह हंसना बंद करो। डर गई? तुम तो युग देवी हो ना, महाराज इतिहास पुरुष की महामात्या। और सुनो, मैं कभी उत्तर दक्षिण का सवाल उठाकर फूट डलवाता हूं और कभी पूर्व पश्चिम का। और क्या करते हो? और सुनना चाहते हो? जब कभी मैं विदेशियों से मिलता हूं तो पानी पी पी कर अपने देश को कोसता हूं। देश के विपत्ति काल में सहायता करने वालों को सराहने के स्थान पर उनकी निंदा करता हूं। मैं अपनी संस्कृति को सदैव निम्न स्तर का बताता और दिखाता हूं। जब देश में अकाल पड़ता है या बाढ़ आती है तब मैं खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि ऐसे विपत्ति काल में ही मुनाफाखोरी करता हूं मैं। अच्छा। जी हाँ। पैसा ही मेरा परमेश्वर है। पैसे के लिए ही मैं खाने पीने की चीजों में मिलावट करता हूं, नकली दवाएं बनाकर लोगों की जिंदगी से खेलता हूं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की चोरी तो करता ही हूं, चुंगी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर स्मगलिंग भी करता हूं। स्मगलिंग किसे कहते हैं? नहीं जानते स्मगलिंग? तस्कर व्यापार का नाम सुना है? तुम तस्कर व्यापार भी करते हो? ये पूछो कि मैं क्या नहीं करता देवी जी। मैं वो हर काम करता हूं जो समाज विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। मैं देश का दुश्मन हूं ना। महाराज, यह प्रवंचक है। देशद्रोही तो मैं हूं। मैं। तुम नहीं, मैं हूं। नहीं, गद्दार मैं हूं। इसका फैसला सुनने वाले करेंगे। शांत रहो तुम सब। तुम तीनों ने देश का क्या अहित किया है? अहित तो मैं कर रहा हूं। राष्ट्र विरोधी काम करके, राष्ट्र की एकता भंग करके, देश के विकास में बाधाएं डाल के, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए देश के मान सम्मान और गौरव को मिट्टी में मिलाकर। सच्चा देशद्रोही मैं हूं। मैं हूं देश का दुश्मन। मेरा अधिकार है इस मुकुट पर। सबसे बड़ा देशद्रोही मैं हूं। इस मुकुट पर मेरा ही अधिकार है। मेरा अधिकार है। मैं हूं देश का सबसे बड़ा दुश्मन। अरे मैं हूं, तुम नहीं हो। शांत सभासदों, शांत। आपने आम्भीक, जयचंद, मीर जाफर और एक अनाम पुरुष की बातें सुनी। सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है, इसका निर्णय मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। अच्छी तरह सोच समझ कर निश्चय कीजिए कि कौन है देश का सबसे बड़ा दुश्मन। कौन है देश का सबसे बड़ा दुश्मन? कौन है? कौन है? देश के दुश्मन। अभी आप विनोद रस्तोगी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नीरज शर्मा, किशोर सहिजानी, सुरेंद्र सागर, मोइनुल हसन नियाजी, संजय वर्मा, नीरजा शर्मा,
और नीता झांझी। प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।